Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammad Sadiq and this is the section जहाँ पर हम IT JEE Advanced 2022 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो सेक्शन है पेपर 1 का, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। उसी में अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमें दिया हुआ है, वो इस तरह से है। 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A as shown in the figure. 5 of them have charge small q and the remaining one has charge x. The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and is bisected by the side. Then which of the following statements is correct? So ये सिचुएशन हमें दे रखी है कि रेगुलर हेक्सागन है और इस तरह से ये 5 नोन चार्जेस दे रखे हैं। चार्जेस से जो लाइन पास हो रही है उसको हेक्सागन की साइड यहां पर ये बाइसेक्ट कर रही है। ओके, एंड यहां पर एक अननोन चार्ज है और उसी पर क्वेश्चंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए जो है वो हमसे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। ओके, सो लेट अस चेक इट। अगर यहां पर भी हम स्मॉल q चार्ज रख दें तो नेट फील्ड सेंटर पर 0 हो जाएगी। ओके, आई थिंक दैट इज करेक्ट। हाउ? यहां पर ये सारे चार्जेस क्या है, उनकी पोजीशन इस O के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। सो अगर हम सबकी फील्ड्स दिखाएं, इस वाले चार्ज की वजह से ऊपर जो फील्ड होगी वो नीचे होगी, इस वाले चार्ज की वजह से ये भी पॉजिटिव है, ऊपर होगी, इस वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, सिमिलरली उसके ऑपोजिट जो है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से फील्ड इस तरह होगी और उसके ऑपोजिट जो है उसकी वजह से इस तरफ होगी। तो वी ऑलरेडी नो कि इस तरह के वेक्टर्स अगर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर से सबके बीच में एंगल सेम है तो उनका नेट 0 आएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्लियरली दिख भी रहा है कि ये सारे ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो if x is equal to small q plus small q, then net field at O will be equal to 0. A option is correct. Then B option says if x is equal to minus q, the magnitude of electric field at O is q upon 6 pi epsilon naught a square. तो यहां पर अगर हमें माइनस क्यू चार्ज दे रखा है तब कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी कि चार्ज से O तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अब यहां पर ये जो ट्राइंगल बनेगा ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है रेगुलर हेक्सागन में, साइड A है तो यहां पर ये भी साइड A होगी। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड देन ये जो साइड है, हाइट जो ट्राइंगल की है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन राइट h अपॉन a is equal to sine of this angle which is sin 60 and sin 60 is root 3 by 2. So h की वैल्यू जो आ गई वो है a root 3 by 2 और हमें जो चार्ज से O तक की डिस्टेंस है वो क्या होगी, इसकी डबल होगी बिकॉज ये साइड क्या है उसको बाइसेक्ट कर रही है। सो लेट अस कॉल दैट डिस्टेंस r which will be twice of this, that is simply a root 3. ये है चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस। ओके, अब यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सो यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो उसकी वजह से ये वाला जो वेक्टर था ऊपर ना आकर अब वो वाला वेक्टर किधर आएगा, नीचे आएगा। ठीक, सो बाकी सारे वेक्टर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला वेक्टर जो होगा वो ऐड हो जाएगा और यू कैन से एक चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी दूसरे की वजह से टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसको डबल कर देंगे। ओके, सो यहां पर किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर करेंगे दिस बिकम्स 3a स्क्वायर, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका क्या है, डबल है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज ट्वाइस ऑफ दिस। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, इंटू 3 करेंगे दैट बिकम्स 6। सो q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x की वैल्यू माइनस क्यू है। सो ऑप्शन बी सेज द सेम, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस क्यू अगर है तो पोटेंशियल O पर 7q अपॉन 4 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट a होगी। सो दिस वैल्यू इज 2q। अब पोटेंशियल निकालना काफी आसान है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, सारे चार्जेस की जो डिस्टेंस है O से वो सेम है। तो इस तरह के केस में हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जो कॉमन डिस्टेंस है दैट इज r, एंड देन हमें क्या लेना होता है, जो चार्जेस हैं जितने भी उन सब का टोटल
या अलजेब्राइक सम लेना होता है। सो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है विच इज a√3 एंड द टोटल चार्ज विल बी 5q और ये जो x पर है 2q दे रखा है। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 7q। दैट मीन्स द नेट पोटेंशियल or total potential at O is 7q upon 4√3 pi epsilon naught A। ये है पोटेंशियल O पर। सो ऑप्शन C इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन लास्ट ऑप्शन D जो दे रखा है, इट सेज कि अगर x की वैल्यू -3q है देन पोटेंशियल एट O विल बी। सो सेम मेथड यहां पर हम अप्लाई करेंगे, 1/4 pi epsilon naught and then the common distance from each charge and then हमें क्या चाहिए, नेट चार्ज चाहिए जो पूरे सिस्टम का चार्ज है। तो ये तो जो दिया हुआ है वो 5q है और x पर कह रहे -3q है, तो +5q -3q इज 2q। सो यहाँ पर ये आएगा 2q। इन दैट केस जो नेट आएगा, जो टोटल पोटेंशियल आएगा, इसको हम इससे कैंसिल कर दें तो बचा हमारे पास q/2 एंड r में √3 आएगा। सो 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a ये आएगी वैल्यू, और विच इज नॉट द सेम इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन में A, B एंड C ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the binding energy of nucleons in a nucleus can be affected by the pairwise Coulomb repulsion. Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton be E, protons की जो binding energy वो हमें दे रखा है EBP and neutrons की जो binding energy वो दे रखा है EBN। इस तरह से and then which of the following statements is are correct, ये हमें बताना है। सो यहाँ पर हमें जो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, न्यूक्लियॉन्स, दैट इज मेजरली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बीच जो इंटरैक्शन है उसको कंसीडर करना है। यहाँ पर जो इंटरैक्शंस हैं वो दो टाइप के होंगे। एक तो न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स का जो इंटरैक्शन होता है वो सारे ही न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेम होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, जितने भी टाइप के पेयर्स होंगे उन सब के बीच में न्यूक्लियर फोर्स का इंटरैक्शन सेम होता है। एंड देन एक चीज और हमें इसमें कंसीडर करनी है कि प्रोटॉन्स के बीच में दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, उनके बीच में जो कूलॉम्ब रिपल्शन लगेगा उसको भी कंसीडर करना है। सो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसमें कूलॉम्ब रिपल्शन का जो रोल होगा उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोटॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी। नाउ बाइंडिंग एनर्जी में जो इंटरैक्शन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी में जो इंटरैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर होगा, उसमें न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, उनके बीच में किसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता। एंड प्रोटॉन्स के केस में इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसमें न्यूक्लियर जो इंटरैक्शन है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रोटॉन का है, तो सॉरी जैसे न्यूट्रॉन का है। ना यहाँ पर इसमें जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी में जो भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा वो कूलॉम्ब रिपल्शन की वजह से आएगा। ना रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स होंगे दे विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर and binding energy by definition is the energy required to take a nucleon from the nucleus. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसको हम कहते हैं। सो एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो अब यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इंटरैक्शन काम कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। और प्रोटॉन्स के केस में अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहा है। सो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकालना relatively easy होगा न्यूट्रॉन के। ओके, सो इन दैट केस बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन्स की कम होगी और न्यूट्रॉन्स की ज्यादा होगी। सो अगर इसको हम कंपेयर करें सो वी कैन राइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, देन हमें एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी विच सेज कि EBP माइनस EBN, ये जो डिफरेंस आएगा ये पॉजिटिव होगा। नो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू इससे कम है इसलिए ये जो डिफरेंस आएगा वो
नेगेटिव आएगा। डिफरेंस आई मीन अगर हम इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो EBP माइनस EBN will be negative because this value is lesser than this value. So उसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो काफी आसानी से हमें दिख रहा है कि वो करेक्ट नहीं है। एंड देन दूसरे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या कह रहा है कि EBP और EBN का जो डिफरेंस है, ये जो यहां पर वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है that is going to be proportional to Z into Z minus 1 where Z is the atomic number of nucleus. Okay, अब यहां पर हम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रोटॉन्स के पास जो भी डिफरेंस है बाइंडिंग एनर्जी में वो कूलम्ब रिपल्शन की वजह से ही होगा। एंड देन एक पेयर ऑफ प्रोटॉन अगर हम लें, सो एक पेयर ऑफ प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। ठीक, एंड हमें सारे न्यूक्लियॉन्स के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनकी टोटल एनर्जी चाहिए, तो इसमें जितने भी पेयर्स बनते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? Z, द एटॉमिक नंबर व्हिच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हमारे पास Z प्रोटॉन्स हैं, सो फिर पेयर्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स विल बी Z into Z minus 1/2, ये हो जाएगा। सो यहां पर टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें Z into Z minus 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक चीज यहां पर अभी है जो थोड़ी सी अनसर्टेन है, ये जो हमने R ले रखा है ये हर पेयर के लिए डिफरेंट होगा, उस पर हम आगे आते हैं। बट यहां से ये हमें दिख रहा है कि जो टोटल एनर्जी होगी प्रोटॉन्स की कूलम्ब इंटरैक्शन की वजह से, रिपल्सिव इंटरैक्शन की वजह से, वो कहीं ना कहीं Z into Z minus 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो उस हिसाब से जो ऑप्शन ए हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। एंड देन ऑप्शन बी जो है उसकी तरफ हम आए यहां पर। सो ऑप्शन बी थोड़ा ट्रिकी है, उसको समझना पड़ेगा। ये चीज जो आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर, बिटवीन द प्रोटॉन्स इन ईच पेयर। अब इसके लिए हम यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो हम यहां पर सिर्फ प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देख रहे हैं, सो सपोज कि बाय द वे ये हमने एक न्यूक्लियस की पिक्चर बनाई है, बट इस पिक्चर में इस शेल का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ ड्राइंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। देयर इज नथिंग लाइक दिस इन अ न्यूक्लियस। ओके, सो ये जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, ये जो बिल्कुल सरफेस पर है जहां पर न्यूक्लियस की हम डेंसिटी जहां पर हम न्यूक्लियस की रेडियस लेते हैं, जैसे डेंसिटी जहां हाफ हो जाती है, सपोज ये प्रोटॉन्स हैं, एंड वी कैन अस्यूम दैट ये सारे प्रोटॉन्स जो है वो एक सर्कल या एक स्फीयर पे लाई करेंगे। इन दैट केस इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहीं ना कहीं रेडियस उसमें आएगी। जैसे यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस का डबल है। तो आमने सामने वाले जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सब के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसमें रेडियस के साथ साथ कोई ना कोई फैक्टर आ रहा है। अगर हम बिल्कुल सरफेस पे ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 2r। सो यहां पर वी कैन से दैट दिस डिस्टेंस for such pairs is going to be some factor times the radius of the nucleus. Okay? अच्छा, अगर हम आमने सामने के ना लेकर इसको और इस प्रोटॉन को कंसीडर करें, अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, देन इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस वन, ये भी r के प्रोपोर्शनल है। यहां पर अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस r है, तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट x, इस x को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2r sin थीटा बाई 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, सो जो भी डिस्टेंस है इन इस पेयर के बीच में उसमें रेडियस आ रही है विथ सम फैक्टर। ओके, अब इसी आर्गुमेंट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, सो जो नेक्स्ट लेयर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो दूसरे एक स्फेरिकल सरफेस पर लाई कर रहा है, एंड सिमिलरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लेयर वाइज अगर हम चलें तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनमें हम ये दिखा सकते हैं कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसमें कहीं ना कहीं रेडियस के साथ कोई एक फैक्टर अपीयर हो रहा है। रेडियस एक फैक्टर है उनकी डिस्टेंस में। अच्छा, ये जो आर्गुमेंट है एक पार्शियल आर्गुमेंट है, हमने जो लिया है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है कि सारे प्रोटॉन्स जो है वो
स्फेरिकल सरफेस पर हम ले रहे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज डिफरेंट सरफेस पे जो प्रोटॉन्स होंगे, जैसे ये है और ये है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसमें भी कहीं ना कहीं आई एम एक्सट्रापोलेटिंग दिस आर्गुमेंट कि उसमें भी कहीं ना कहीं रेडियस एक फैक्टर होगा उनकी डिस्टेंस में। सो दिस फैक्टर, ये कुछ भी हो सकता है अलग अलग पेयर्स के लिए, बट उस सारे ही ये जो डिस्टेंस आएगी उन सब में रेडियस एज अ फैक्टर अपीयर होगा। ओके, सो वी नो दैट द रेडियस of a nucleus is equal to r naught a raised to the power 1/3, where a is mass number. So इसकी जगह पर अगर हम r naught a raised to the power 1/3 लिखें, then we can say कि ये जो difference है binding energy का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का, that is going to be the difference between the proton and neutron. It is going to be somehow directly proportional to 1 upon a raised to the power 1/3, या फिर अगर हम उसको न्यूमरेटर में ले जाएं, so we can say that is it is directly proportional to minus 1/3, it is directly proportional to a raised to the power minus 1/3। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन जो लास्ट ऑप्शन हमारा है कि जो प्रोटॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी है दैट इंक्रीजेस इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज अ बीटा डीके एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। नाउ बीटा डीके जिसमें पॉजिट्रॉन एमिट होता है उसमें बेसिकली एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। नाउ फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, प्रोटॉन है पॉजिटिव ई चार्ज है, यहां पर 0 है, सो उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी एमिट होगा। ये पॉजिट्रॉन एमिट हो गया, दैट मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने का मतलब कि प्रोटॉन्स का नंबर कम हो गया। और प्रोटॉन्स का नंबर अगर कम होगा तो प्रोटॉन्स की वजह से ही जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो रहा है, और उसका नंबर कम होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो प्रोटॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी if the nucleus undergoes a beta decay emitting a positron. So this option is also correct. So from that we can say that option A, B and D are the correct answers. अगला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 3 से है। सेक्शन 3 में हमें मैट्रिक्स मैचिंग करनी है, 2 लिस्ट है उसमें एंट्रीज दी हुई हैं, उन दोनों को आपस में मैच कराना है। एंड टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, फुल मार्क्स +3 है, नेगेटिव मार्क -1 है। So ये जो क्वेश्चन हमारा है, this says a small circular loop of area A and resistance capital R is fixed on a horizontal XY plane with the center of the loop always on the axis and cap of a long solenoid. The solenoid has small m turns per unit length and carries current I counterclockwise as shown in the figure. The magnetic field due to the solenoid is in n cap direction. List 1 gives time dependencies of n cap in terms of constant angular frequency omega, and list 2 gives the torques experienced by the circular loop at time t is equal to pi upon 6 omega. And then alpha जो है वो हमें एक certain factors हैं उनका जो combination है उसको अल्फा लेना है, और फिर हमें लिस्ट 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेरिएशन दे रखा है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वेरिएशन की वजह से ये जो स्मॉल लूप है इस पे टॉर्क कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये एक सॉलिनॉइड दे रखा है, और इस सॉलिनॉइड में जो करंट है वो इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, और उसकी एक्सिस पर ये एक लूप रखा हुआ है विच इज इन XY प्लेन। ओके, और ये जो सॉलिनॉइड है ये रोटेट कर रहा है, ठीक। सॉलिनॉइड में करंट कांस्टेंट है, सो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट होगा, बट उसके रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वेरी करेगी। उसके वेरिएशन की वजह से इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, EMF होगा तो फिर इसमें करंट होगी, एंड देन ए करंट कैरिंग लूप क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो सॉरी लेंथी कैलकुलेशन है यहाँ पर, लेट अस ट्राई। एंड एक चीज और हमें देना है कि जो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है वो पाई अपॉन 6 ओमेगा, इस टाइम पर टॉर्क कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब यहां पर जो प्रोसीजर होगा वो इस तरह से है कि हमें इस पर टॉर्क निकालना है। टॉर्क कैसे निकालेंगे, m क्रॉस b। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड m, एंड m की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू एरिया। सो इसमें हमें करंट कितनी है वो चाहिए,
करंट हम कैसे निकालेंगे, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। सो अब ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, फ्लक्स कितना एसोसिएट हो रहा है, एंड देन वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फ्लक्स। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख लेते हैं पहले, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है फर्स्ट एंट्री के हिसाब से दैट विल बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सिंपल है, म्यू नॉट एम आई, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो होगी वो एन कैप हम ले लेंगे, और एन कैप ऑप्शन 1 जो पहला है उसमें दे रखा है 1/√2 एंड देन साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप, कॉस ओमेगा टी के कैप, ये दे रखा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन द फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर हम z की तरफ ले रहे हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं a, एरिया वेक्टर a इज इक्वल टू a टाइम्स k कैप, ये हो जाएगा, एंड देन फ्लक्स विल बी b डॉट a। तो यहां पर हमें ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट लेना है, एंड क्लियरली इसमें j है, इसमें j नहीं है, सो सिर्फ k वाले जो फैक्टर होंगे उसी का डॉट आएगा। देन द फ्लक्स विल बी म्यू नॉट एम आई a upon √2, and then we have left with cos omega t। okay, ये है फ्लक्स हमारा। तो ये है फ्लक्स वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस कॉइल एट एनी टाइम t, और हमें जिस टाइम पर कैलकुलेशन करनी है टॉर्क की, अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर ओमेगा की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T। सो 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 हो जाएगा और कैपिटल T ऊपर पहुंच जाएगा। सो टाइम पीरियड के टर्म में देखें तो ये क्या है, T/12 है। सो 0 से T/12 के बीच में ऑफ कोर्स अभी ये हाफ से बहुत कम है, हाफ जो पीरियड होगा, सो उस रेंज में कॉस की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि फ्लक्स जो है इस कॉइल से एसोसिएटेड विद टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरह से होगी कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, फ्लक्स को या फील्ड को जो है वो एड करेगी। सो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो z एक्सिस के अलोंग होगी, ताकि उसका कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाए। सो अगर करंट उस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक मूवमेंट m जो होगा वो z एक्सिस में होगा। ओके, वी विल कैलकुलेट दैट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें मिल गया फ्लक्स, अब हमें चाहिए यहाँ पर ईएमएफ, एंड देन उससे उसकी वजह से करंट कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो ईएमएफ, अभी हम सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर डायरेक्शन हमने ऑलरेडी दे रखी है। सो ईएमएफ की वैल्यू जो आएगी वो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, विच विल बी माइनस ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा ओमेगा म्यू नॉट एम आई ए ओमेगा अपॉन √2 एंड देन साइन ओमेगा टी। साइन हमने छोड़ दिया है, क्या आ रहा है, हमें सिर्फ वैल्यू में मतलब है, वैल्यू से लेना है यहाँ पर। ओके, ये हो गया ईएमएफ, एंड देन द करंट इन द स्मॉल सर्कुलर लूप विल बी 1 अपॉन ये जो ईएमएफ है अपॉन रेजिस्टेंस, सो म्यू नॉट एम आई ए ओमेगा अपॉन √2 कैपिटल R साइन ओमेगा टी। ये हो गई करंट। अब इस करंट की वजह से जो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा m वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, करंट इनटू एरिया। सो इसमें हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट m i a स्क्वायर ओमेगा अपॉन √2 R एंड देन साइन ओमेगा t, एंड वी हैव सीन कि ये जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। सो वी विल राइट k कैप हियर। ओके, अब हम यहां पर टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। सो ये है हमारा m वेक्टर और ये है हमारा b वेक्टर। सो इन दोनों का हमें क्रॉस लेना है, तो जो फैक्टर्स हैं वो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। म्यू नॉट यहां पर भी है, यहां पर भी है, m और i, सो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तीनों का म्यू नॉट स्क्वायर m स्क्वायर i स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर एंड ओमेगा अपॉन √2, यहां पर भी है और यहां पर भी है, सो दिस बिकम्स 2r। ये फैक्टर आ जाएगा। बाकी जो i j के वाले कंपोनेंट्स है उसको हम देखते हैं। तो यहां पर है k और यहां पर भी k है, सो k क्रॉस k इज 0 एंड देन k क्रॉस j, ये हमें चाहिए होगा।
सो वी नो आई जे के इस तरह से, तो k क्रॉस j जो आएगा वो आएगा माइनस आई कैप। सो k वाला जो फैक्टर यहां पर है, दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज ऑल्सो साइन ओमेगा टी, सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड किस डायरेक्शन में है ये, माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। ओके, अब क्वेश्चन में इसी चीज को हमें कह रखा है कि ये वैल्यू अल्फा है, सो अल्फा साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई कैप, एंड देन हमें टाइम की वैल्यू रखना है विच इज पाई अपॉन 6 ओमेगा, सो दिस इज माइनस अल्फा साइन स्क्वायर ओमेगा एंड देन पाई अपॉन 6 ओमेगा I cap, so this becomes sin pi by 6 which is 1 by 2, स्क्वायर करेंगे 1 by 4 हो जाएगा, so finally this is minus alpha upon 4 I cap। ये है टॉर्क की वैल्यू। ठीक, so उस हिसाब से अगर हम फर्स्ट एंट्री को मैच करें तो फर्स्ट एंट्री जो है वो Q से मैच कर रही है, दैट इज माइनस अल्फा बाय 4 I cap। ठीक, अब यहां पर हमें चारों करने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट को अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शंस में, तो फर्स्ट को ऑप्शन ए में Q से मैच कराया है और ऑप्शन बी में भी Q से मैच कराया है, एंड देन सेकंड को P से मैच कराया है, तो सेकंड हम नहीं चेक करेंगे, और A और C दोनों में ही ऑप्शन थर्ड एंट्री को S से मैच कराया है, तो वो भी हम नहीं चेक करेंगे। हम सीधे फोर्थ पर चलते हैं। A में फोर्थ को T से मैच कराया है और C में फोर्थ को R से मैच कराया है, सो ये इसमें से हम चेक कर लेंगे, जो सही होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमें फोर्थ एंट्री चेक करना है। अब फोर्थ में जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है कॉस ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस ओमेगा टी जे कैप एंड साइन ओमेगा टी के कैप। तो ये बस ये जो वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज हो जा रही हैं। तो अब यहीं से हम कर लेते हैं, वैल्यू आएगी क्या, इसकी जगह पर कॉस है और इसकी जगह पर साइन है, एंड देन जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो एरिया वेक्टर है वो के डायरेक्शन में है, तो के के साथ जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहां पर, दैट मींस ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगी। ओके, साइन ओमेगा टी। ठीक, एंड देन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहां पर आएगी कॉस ओमेगा टी, सो लेट अस राइट दिस कॉस ओमेगा टी, sine, and then this is okay, ठीक है, करेक्ट, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस इज cos ओमेगा टी, cos। अच्छा, यहां से हमें फ्लक्स क्या दिख रहा है कि इस रेंज में साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को एड ना करके अपोज करेगी, दैट मींस उसकी जो फील्ड होगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस में होगी। नेगेटिव जेड एक्सिस में अगर फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया ईएमएफ, एंड देन जो करंट होगी वो हो जाएगी हमारी, फिर यहां पर ये कॉस ही रह जाएगा, कॉस ओमेगा टी, एंड देन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, सो अगेन यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, एंड देन m क्रॉस b जब हम कैलकुलेट करेंगे तो k क्रॉस k, ये कॉस वाला टर्म जो है, सॉरी यहां पर क्वेश्चन में इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन एंट्री 4 है उसमें कॉस है और ये वाला जो है वो साइन है, दिस इज साइन ओमेगा टी, एंड देन जब हम k को k से क्रॉस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और कॉस वाला जो टर्म आएगा वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, एंड अगेन k क्रॉस j will be equal to, let me check, j cos omega t and sin omega t k cap। ओके, सॉरी, हाँ, यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो किधर आएगी, नेगेटिव में आएगी, ये हमने ऑलरेडी दे रखा है, फ्लक्स वहां पर इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो k क्रॉस j विल बी माइनस आई, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहां पर ये प्लस आई आएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस आई में आएगी, और साइन की जगह पर ये कॉस रहेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड दिस होल थिंग बिकम्स अल्फा, सो दिस इज पॉजिटिव अल्फा, एंड देन साइन, इंस्टेड ऑफ साइन दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आई कैप, एंड देन टी की वैल्यू हम रखेंगे पाई अपॉन 6 ओमेगा, सो दिस इज कॉस
ओके, सो दिस इज cos pi by 6 which is root 3 by 2 एंड उसका हमें स्क्वायर करना है, दिस बिकम्स 3 by 4. सो फाइनली ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 3 by 4 अल्फा आई कैप. ये है टॉर्क. एंट्री 4 में जो दे रखी है फील्ड उसकी वजह से. सो फोर्थ को अगर हम मैच करें तो फोर्थ जो है वो हमारा आर से मैच हो रहा है. सो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है, फर्स्ट में फोर्थ को टी से मैच कराया है एंड सी में ऑप्शन 4 जो है वो आर से मैच हो रहा है. सो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नाउ दूसरी एंट्रीज को भी हम चेक कर सकते हैं. इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है. इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हम अवॉइड भी कर सकते हैं अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें. सो सेकेंड एंट्री जो है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है साइन ओमेगा टी आई कैप एंड कॉस ओमेगा टी जे कैप. दैट मींस कि ये जो एन वेक्टर हमारा है ये आई कैप और जे कैप एक्स वाई प्लेन में रह रहा है. तो ये है एक्स वाई प्लेन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस इधर है राइट साइड में, वाई एक्सिस इनटू द प्लेन है. तो ये जो हमारा सॉलिनॉइड है ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है. एक्स वाई प्लेन में जब वो रोटेट करेगा, सो यहां पर हम देख सकते हैं इसको, ये सॉलिनॉइड एक्स वाई प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक, उसके रोटेशन की वजह से ये जो हमारा कॉइल है उससे जो फील्ड लाइंस एसोसिएट होंगी वो जीरो हो जाएंगी. जो फ्लक्स एसोसिएट होगा, फील्ड लाइंस यहां पर उसके प्लेन के पैरेलल पास हो रही हैं, तो इससे जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो जीरो होगा. इन दैट केस देयर इज नो फ्लक्स चेंज, नो करंट, नो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड हेंस नो टॉर्क. सो एंट्री 2 जो दे रखी है उसमें टॉर्क जीरो होगा. सो एंट्री 2 को हमें पी से मैच करना चाहिए. सो ऑप्शन सी में एंट्री 2 को पी से ही मैच किया हुआ है. एंट्री 3 जो है उसको अगर हम चेक करें तो इसमें दे रखा है एन कैप की डायरेक्शन साइन ओमेगा टी आई कैप एंड कॉस ओमेगा टी जे कैप. तो एन कैप वेक्टर जो है वो आई कैप और आई कैप एंड के कैप इसमें दे रखा है. इसका मतलब कि जो रोटेशन हो रहा है वो एक्स जेड प्लेन में हो रहा है. एंड ध्यान से उसको देखें तो टी इज इक्वल टू 0 पर साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, कॉस वाला टर्म बचेगा. दैट मींस टी इज इक्वल टू 0 पर जो एन कैप है वो जेड एक्सिस में है एंड टी इज इक्वल टू 0 के बाद एक्स कंपोनेंट भी आएगा. इसका मतलब कि रोटेशन जो है वो एक्स-जेड प्लेन में क्लॉकवाइज हो रहा है. सो एक्स-जेड प्लेन में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है और जो हमारा लूप है वो ऐसा रखा हुआ है, तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज होगा. फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से जो इंड्यूस करंट होगी उसकी वजह से डायपोल मूवमेंट जो हमें मिलेगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में मिलेगा. नाउ डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव जेड में है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है. सो यहां पर अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें m क्रॉस b, तो m क्रॉस b वेक्टर जो आ रहा है वो इनटू द प्लेन आ रहा है. एंड देन इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो इनटू द प्लेन डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव y एक्सिस. सो एंट्री 3 में जो टॉर्क लगेगा वो पॉजिटिव y एक्सिस में लगेगा. एंड ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें क्लियरली सिर्फ S ऑप्शन है जिसमें J कैप में टॉर्क दे रखा है. सो एंट्री 3 जो है वो S से मैच कर जाएगी. अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सारी एंट्रीज हमने सही से मैच करा ली हैं. तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर. बट देयर इज अ वेरी बिग कैच. ये इस क्वेश्चन को आईआईटी ने बोनस कर दिया है. इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी. यहां पर मिस्टेक क्या है, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है एन कैप की वैल्यू. नाउ एन कैप सपोजेडली इज अ यूनिट वेक्टर, और ये जो हमें एन कैप दे रखा है अगर इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें दैट इज नॉट इक्वल टू 1. तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट में 1 हो जाएगा. बट ये वाला 2 जो है ये नीचे बचेगा. सो जो हमें एन कैप वेक्टर दे रखा है फर्स्ट लिस्ट में उन सारे एन कैप में मैग्नीट्यूड 1 नहीं है. सो सपोजेडली दिस इज द रीजन जिसकी वजह से इस आंसर को, इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया. एंड सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए बोनस मिला हुआ है. बट सपोज ये हम एक स्मॉल सी मिस्टेक ले लें यहाँ पर. सो इस क्वेश्चन को करेंगे, अपने आप में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. अगर इस फैक्टर को हम यहाँ से मैनेज कर लें समहाउ एंड वी मेक दिस वेक्टर अ यूनिट वेक्टर, यहाँ से हम √2 ना लें वहां पर. सो हमारे जो फाइनल आंसर है अल्फा जो वैल्यू है यहाँ पर √2 इंटू √2 हो रहा था, ये √2 हो जाएगा.
और जो आंसर्स है उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे. सो दिस बिकम्स अ जेन्युइन क्वेश्चन. सो इन दैट केस जो आंसर्स होंगे वो इस तरह से होंगे, बट फाइनली जो आंसर कीज रिलीज हुई है उसमें ये बोनस क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16. इसमें लिस्ट 1 में पार्टिकल्स दे रखे हैं. लिस्ट 1 डिस्क्राइब्स 4 सिस्टम्स ईच विद 2 पार्टिकल्स A and B in relative motion as shown in figure. List 2 gives possible magnitude of their relative velocities in meter per second at time t is equal to pi by 3. So t is equal to pi by 3 पर चारों ही केसेस में हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है. तो ये है पहला केस ऑप्शन ए में. इसमें दो पार्टिकल्स दे रखे हैं and it says A and B are moving on a horizontal circle of radius 1 meter with uniform angular speed omega, which is 1 radian per second. The initial angular positions of A and B at time t is equal to 0 are theta is equal to 0 and theta is equal to pi by 2 respectively. Then इनकी relative velocity क्या होगी? अब यहाँ पर हम इनकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हम लिख सकते हैं v is equal to r ओमेगा. r और ओमेगा दोनों 1 दे रखा है. सो दोनों की ही जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो 1 मीटर पर सेकेंड है. एंड इनिशियली ये यहां पर है और बी उससे 90 डिग्री एंगल आगे है. और दोनों चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसीलिए उनकी जो रिलेटिव एंगुलर पोजीशन है वो सेम रहेगी. एट एनी टाइम दोनों की पोजीशंस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा. दैट मीन्स कि एट एनी टाइम दीज टू वेक्टर्स, ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं ए का और बी का, वो 90 डिग्री एंगल पर होगा. एंड देन 90 डिग्री एंगल पर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज सिंपली va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर. सो बोथ इज इक्वल टू 1. सो दिस वैल्यू इज √2 मीटर पर सेकेंड. ठीक, ये इसमें ये टाइम पर डिपेंडेंस इसकी नहीं है. एट एनी टाइम द रिलेटिव वेलोसिटी इज दिस. सो फर्स्ट जो एंट्री है उसको हम किससे मैच करा सकते हैं? √2 इज s. तो फर्स्ट को हम s से मैच कराएंगे. एंड देन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में भी फर्स्ट को s से मैच कराया है, एंड ऑप्शन बी में सेकंड को फिर p से, और c में सेकंड को t से मैच कराया है. तो जो सेकंड एंट्री है उसको हम चेक करते हैं. दिस सेज प्रोजेक्टाइल्स a एंड b आर फायर्ड इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. सो a को फायर करने के 0.1 सेकेंड के बाद b को प्रोजेक्ट किया गया respectively with the same speed v is equal to 5 pi upon √2. So यहाँ पर projection speed जो है वो 5 pi upon √2 meter per second है. And at an angle 45 degree from the horizontal plane, the initial separation between A and B is large enough so that they do not collide. G की वैल्यू हमें 10 लेना है. And then we have to find the relative velocity. अब यहाँ पर अगर हम दोनों की velocity चूंकि same है, सो रिजॉल्व करें तो ये इनका x कंपोनेंट हो जाएगा विच इज नथिंग बट v cos 45, एंड इसका x कंपोनेंट इज आल्सो v cos 45. ठीक, एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर इनिशियल जो है वो v sin 45 है, और यहाँ पर भी ये v sin 45 है. ठीक, नाउ x कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो x कंपोनेंट्स क्या है? एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है. एंड सिंस x कंपोनेंट्स रिमेन्स द सेम, सो एट एनी टाइम द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग x एक्सिस विल बी इन दोनों का सम 2v cos 45. एंड 45 की वैल्यू अगर हम रखें 1/√2, सो दिस इज इक्वल टू v√2. x में जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है. नाउ y में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अब चूंकि दोनों का प्रोजेक्शन टाइम जो है वो सेम नहीं है, सो वी विल फाइंड आउट. इसकी जो y में वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे इनिशियल कंपोनेंट uy माइनस gt एट एनी टाइम. a की वेलोसिटी y में जो है, सिमिलरली b की वेलोसिटी y में जो है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? uy, उसका भी वही है. सो दिस इज uy माइनस g. बट b को चूंकि एक सर्टेन टाइम के बाद प्रोजेक्ट किया गया है, सो जो टाइम हम इसके लिए लेंगे उसमें से उसका जो जितनी देर बाद प्रोजेक्ट किया, सेव उसको हम t नॉट लिख रहे हैं यहाँ पर, सो वो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ अब a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वही y में रिलेटिव वेलोसिटी है. नाउ जो डिफरेंस आएगा uy 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस gt वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये जो चीज बचेगी gt नॉट, यही क्या है? उनकी y में रिलेटिव वेलोसिटी है. सो gt नॉट, एंड g की वैल्यू 10 अगर हम ले, t नॉट जो b का प्रोजेक्शन है वो 0.1 सेकेंड के बाद है. सो दिस इज सिंपली 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा.
एंड इन दैट केस जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अब x में इतनी है और y में जो है ये 1 है, सो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, अच्छा एक चीज और हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर x में जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली है दैट इज v√2, और v की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, सो दिस इज 5 पाई अपॉन √2 इनटू √2, सो दिस इज 5 पाई। नाउ हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका चाहिए, सो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, x component square which is 5 pi, so this is 25 pi square plus y component square which is 1. so ये है relative velocity दोनों की किसी भी टाइम पर। so इसको अगर हम मैच कराएं एंट्री 2 को, so एंट्री 2 को हम t से मैच करा सकते हैं, और t से अगर हम मैच कराएं so ऑप्शन C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो एंट्रीज है उसको भी हम जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। एंट्री 3 में हमें दे रखा है दो SHMs दे रखा है, एक है XA is equal to x naught sin t upon t naught, और चूंकि हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, x naught और t naught दोनों की वैल्यू 1 दे रखा है, सो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे दिस इज इक्वल टू सिंपली cos t, ये आ जाएगा। और जो पार्टिकल B है उसके लिए SHM इक्वेशन दे रखा है x naught एंड देन sin t upon t naught प्लस पाई बाई 2, ऐसा दे रखा है, ये और ये 1 रखेंगे यहाँ पर, सो दिस इज साइन t प्लस पाई बाई 2 एंड t प्लस पाई बाई 2 या साइन पाई बाई 2 प्लस t इज cos t, ठीक, सो ये हो जाएगा cos t, और फिर यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें सो दिस इज सिंपली माइनस साइन t, ये हो जाएगा। सो अब यहाँ पर चूंकि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग रिस्पेक्टिवली स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, सो सेम टाइम पर स्टार्ट किया दोनों ने, तो ये उनकी वेलोसिटीज है किसी भी टाइम t पर। अब ये दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट आ रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट मींस वी हैव cos t प्लस sin t, एंड देन t की वैल्यू हमें पाई बाई 3 रखना है, सो cos पाई बाई 3 इज 1 बाई 2 एंड sin पाई बाई 3 इज अंडर रूट 3 बाई 2, so this is finally under root 3 plus 1 upon 2, ये हो जाएगा। so इस एंट्री को अगर हम चेक करें so थर्ड को P से मैच करा सकते हैं। एंड फोर्थ में जो दे रखा है वो काफी सिंपल है, एक पार्टिकल जो है वो z एक्सिस में मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो xy प्लेन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होंगी। इन दैट केस द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सिंपली अंडर रूट a की वेलोसिटी स्क्वायर प्लस b की वेलोसिटी स्क्वायर। a की वेलोसिटी हम देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा r ओमेगा होगी, r की वैल्यू अगेन 1, ओमेगा की वैल्यू 1 दे रखी है, सो a की जो वेलोसिटी आएगी वो 1 आएगी, उसका स्क्वायर भी 1 रहेगा, और b की वेलोसिटी जो है वो दे रखी है 3, उसका स्क्वायर करेंगे सो दिस बिकम्स 9, सो रिलेटिव वेलोसिटी इज अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। सो एंट्री 4 को हम r से मैच कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो आंसर C है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें क्या कह रहे हैं, लिस्ट 1 डिस्क्राइब्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन 4 डिफरेंट सिस्टम्स, लिस्ट 2 गिव्स द मैग्नीट्यूड्स आइदर एग्जैक्टली और एज अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पॉसिबल चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द प्रोसेस। नाउ सो लिस्ट 1 में अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, उसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंट्री जो है वो हमें दे रखा है 10⁻³ kg of water at 100 degrees Celsius is converted to steam at the same temperature at a pressure of 10⁵ Pascal. The volume of the system changes from 10⁻⁶ meter cube to 10⁻³ meter cube in the process, and then latent heat of water is 2250 kilojoule per kg, ये दे रखा है। सो यहाँ पर हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है वो कैलकुलेट करना है। So from first law of thermodynamics we know delta Q is equal to delta U plus delta W, and delta Q हम कैसे निकाल सकते हैं, ये melting ये converted into steam vaporization का process है, so Q को हम लिख सकते हैं simply ml, और m जो हमें दे रखा है that is 10⁻⁻³ और L की वैल्यू जो दे रखी है वो 2250 किलो जूल पर केजी दे रखी है। सो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.25 किलो जूल जो हीट दी गई है सिस्टम को, एंड देन उसमें जो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वहां पे वर्क डन कितना होगा बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वी कैन कैलकुलेट P डेल्टा V, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10⁵ पास्कल ये प्रेशर दे रखा है, और जो वॉल्यूम है वो इनिशियली
10 to the power -6 है एंड फाइनली -3 है. सो फाइनली 10 to the power -3 माइनस 10 to the power -6 है. ये है चेंज इन वॉल्यूम. नाउ यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इससे 1000 टाइम्स कम है. सो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम यहाँ से सिंपली ड्रॉप कर देंगे एंड दिस वैल्यू इज सिंपली 100. ओके, यहाँ पर ये प्रेशर पास्कल में है, ये मीटर क्यूब में है. सो दिस इज 100 जूल. नाउ किलो जूल में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सिंपली 0.1 किलो जूल. देन द इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है उसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा क्यू विच इज 2.25 किलो जूल, 2.25 किलो जूल माइनस द वर्क डन विच इज 0.1. सो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 2.15 किलो जूल एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें सो एंट्री 1 जो है वो P से मैच कर रही है. सो ऑप्शन सी जो है अब उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है अकेला जिसमें एंट्री 1 जो है वो P से मैच कर रही है. बाकी एंट्रीज को भी हम चेक कर लेते हैं. सेकेंड एंट्री जो है इट सेज कि 0.2 मोल्स ऑफ अ रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस विथ वॉल्यूम V at temperature 500 Kelvin undergoes an isobaric expansion to a volume 3V and then R की वैल्यू हमें 8 जूल पर मोल पर केल्विन लेना है और डेल्टा U यहां से कैलकुलेट करना है. तो ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है एंड देन आइसोबैरिक प्रोसेस में वी कैन से V by T ये क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है. सो V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 ये रहेगा. और किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज NCV डेल्टा T. फॉर एनी प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन ऑलवेज बी रिटन एज NCV डेल्टा T. भले ही वो प्रोसेस आइसोकोरिक हो या ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो. ओके, अब यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और जो गैस है वो रिजिड डायटोमिक गैस है. दैट मींस 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी होगी. तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो फिर CV की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम लिख सकते हैं 5/2R. एंड देन इफ यू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो उसी के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे. इनिशियली जो वॉल्यूम है वो V है और टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन दे रखा है एंड फाइनल जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है. Yes, this becomes 3V and then the final temperature T2. So clearly T2 जो है वो 1500 केल्विन यहाँ से आएगा और 500 से 1500 that means 1000 केल्विन का चेंज है. So now let us calculate the change in internal energy which is N की वैल्यू हमें दे रखा है 0.2 moles and then CV is 5/2R. So 5/2R की वैल्यू 8 लेना है and delta T is equal to 1000 और 10 to the power 3. सो यहां से अगर हम ये कैलकुलेशन करें सो ये हो जाएगा 0.1 एंड 5 into 8 is 40 and 0.1 is 4 into 10 to the power 3 जूल और 4 किलो जूल. ये हो जाएगी इंटरनल एनर्जी. सो एंट्री 2 को अगर हम मैच करें सो R से वो मैच हो रहा है और ऑप्शन सी में भी वही दे रखा है. सो आंसर सी हमारा यहाँ से क्लियर है, आंसर हो गया है. जल्दी जल्दी थर्ड एंड फोर्थ एंट्रीज को भी हम चेक कर लेते हैं. 1 mole of a monatomic gas is compressed adiabatically from volume 1/3 meter cube and pressure 2 kilopascal to volume V by 8. सो अब यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. इनिशियल वॉल्यूम जो हमें दे रखा है वो 1/3 दे रखा है और फाइनल वॉल्यूम जो दे रखा है वो ये है कि इसका 1/8 हो रहा है. तो इसको अगर हम 1/8 करेंगे दैट मीन्स दिस बिकम्स 1/24. फाइनल वॉल्यूम हो जा रहा है मीटर क्यूब में. प्रेशर इनिशियली दे रखा है 2 किलो पास्कल एंड देन वी नीड टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड यहां पर ये हमें दे रखा है कि एक ऐसा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है. ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है सो डेल्टा क्यू क्या होना है? 0 होना है. इन दैट केस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स the change in internal energy will be numerically equal to the work done. So अब हमें यहां पर work done कैलकुलेट करना है. V1 V2 हमें दे रखा है और जो सिस्टम हमारा है 1 मोल है, मोनोटॉमिक आइडियल गैस है. सो मोनोटॉमिक अगर आइडियल गैस है तो उसका हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं 2/f. f यहां पर क्या हो जाएगा? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो गामा इज इक्वल टू 5/3 ये हमारा है. And then work done in an adiabatic process is simply P1 V1 minus P2
V2 अपॉन गामा -1, ये हम लिख सकते हैं। सो हमें इनिशियल प्रेशर तो दे रखा है 2 किलो पास्कल, फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, सो P1 V1 टू द पावर गामा is equal to P2 V2 to the power gamma, and then P2 will be equal to P1 जो है वो 2 किलो पास्कल है, and then V1 upon V2, okay, so V1 upon V2 whole raised to the power gamma, and यहाँ से V1 जो है वो हम 1/3 रखें, and then V2 1/24 रखेंगे, so this becomes 24 upon 3 which is 8, and 8 raised to the power gamma which is 5 upon 3. Now 8 का अगर हम क्यूब रूट लें that becomes 2, and then उसकी पावर 5 रेज करेंगे that becomes 2 to the 4 to the 8, 16 and 32. This becomes 32 into 2 which is 64. So final pressure becomes 64 किलो पास्कल। अब हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 is 2 किलो पास्कल and V1 is 1 upon 3 minus P2 is 64 kilopascal, and then V2 is 1 upon 24 divided by gamma which is 5/3 minus 1. Okay, now इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। This is 2/3 minus 8 8 is 64, this is 8 से कैंसिल करें, ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये 8 टाइम्स हो जाएगा, so this is 8/3 ये आ जाएगा, and ये जो वैल्यू आएगी नीचे दिस इज 2/3 ये आ जाएगी। सो ऑफ कोर्स वर्क डन नेगेटिव आएगा बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है द सिस्टम इज बीइंग कंप्रेस्ड, सो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, आंसर में साइन नहीं लिया हुआ है। सो ऊपर ये हो जाएगा 3 सो दिस इज 2 - 8, ऊपर 6 आएगा और नीचे ये जो 2 है, सो फाइनली इट इज 3 किलो जूल बिकॉज प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में दे रखा है। सो थर्ड एंट्री में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो 3 किलो जूल है, सो उसको थर्ड एंट्री को अगर हम मैच करें सो ये T से मैच हो जाएगा, आंसर सी में भी वही दे रखा है। एंड फोर्थ एंट्री जो है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ में हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस हुज मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर डायटोमिक गैस है एंड मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट भी कर रहे हैं तो वहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशन की वजह से 2 डिग्री आएगी, तो टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। इन दैट केस गामा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2/7 दैट इज 9/7 ये हो जाएगी। सो अब इसमें क्या है कि द सिस्टम इज गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट एंड अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन, देन डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है। सो अभी हमने कहा डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस में वी कैन राइट NCV डेल्टा टी, एंड सिंस दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, सो डेल्टा क्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं NCP डेल्टा टी लिख सकते हैं। एंड अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें सो डेल्टा यू इज इक्वल टू NN डेल्टा डी कैंसिल हो जाएगा, CV/CP इज 1 अपॉन गामा एंड डेल्टा क्यू यहां आ जाएगा। सो जो हमने हीट दिया है सिस्टम को दैट इज 9 किलो जूल अपॉन गामा विच इज 9/7, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू 7 किलो जूल। सो फोर्थ एंट्री जो है वो 7 दैट इज क्यू से मैच हो रही है और यही हमारा आंसर सी में दे रखा है, सो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो दे रखा है रे ऑप्टिक्स से। इट सेज लिस्ट 1 कंटेन्स 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 lenses 1 and 2 whose focal lengths in centimeter are indicated in the figures. In all cases the object is placed 20 centimeter from the first lens on the left and the distance between the 2 lenses is 5 centimeter. List 2 contains the positions of the final images. तो ये 4 कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी हैं 2 अलग अलग लेंसेज की, एंड इन दोनों सिस्टम से जो फाइनल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ है। ऑब्जेक्ट चारों ही केसेस में फर्स्ट लेंस से 20 सेंटीमीटर पे रखा है और दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हर केस में वेरी कर रही है, सो लेट अस फाइंड आउट कि हर कॉन्फ़िगरेशन में फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। ओके, सो इसको देखते हैं। पहला केस जो हमें दे रखा है इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सो ध्यान से देखें, अगर हम तो जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, एंड देन वी नो कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जब 2f पर होता है लेफ्ट में तो जो इमेज बनती है वो 2f पर राइट में बनती है। सो इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इस लेंस से 20 सेंटीमीटर पर बनेगी
और 20 सेंटीमीटर पर जो पहले लेंस की इमेज होगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि दूसरे लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। देन नाउ वी कैन कैलकुलेट कि ये जो लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला विच इज 1/v माइनस, अब यहां पर यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइट रे इधर से इधर आ रही, रिफ्रैक्शन का केस है, सो लेफ्ट हम नेगेटिव लेंगे और राइट को पॉजिटिव लेंगे, उसके हिसाब से इस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। सो वी विल राइट -1/15 इज इक्वल टू 1/+15, सो 1/v इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, 2/15 हो जाएगा, देन v इज इक्वल टू +7.5 सेंटीमीटर। +7.5 का मतलब इस लेंस से राइट साइड में 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। सो इसको अगर हम देखें, सो जो एंट्री 1 है वो P से मैच कर रही है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस 2। एंड देन ऑप्शंस अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री को P से A और C दोनों में मैच कराया है। सो दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरे में A में R से मैच कराया है और C में T से मैच कराया है। तो दूसरे से हमारा क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या होगा। ओके, सो दूसरे केस में भी जो हमें दे रखा है उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 20 पर रखा हुआ है, दैट मीन्स इधर जो इमेज बनेगी वो लेंस से 20 सेंटीमीटर पर बनेगी और इस वाले लेंस से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ठीक, यहां तक तो पहले की तरह से ही हो गया। अब ये जो कॉन्केव लेंस है ये इमेज कहां पर बनाएगा, लेट अस कैलकुलेट। 1/v, अगेन ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव में ही होगी, सो 1/15 विथ माइनस साइन यहां पर फॉर्मूले का है, and then -1/10. So 1/v is equal to -1/10 plus 1/15, and LCM यहाँ पर अगर हम 30 ले, this is -3 plus 2 is equal to -1/30, so v is equal to -30 सेंटीमीटर। सो दूसरे केस में जो दूसरा लेंस है कॉन्केव वो -30 सेंटीमीटर पर, दैट मीन्स लेंस से लेफ्ट में 30 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी। अब यहां पर एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये का जो लाइट रेज होंगी वो लौट के नहीं आ रही हैं, किसी भी सिस्टम से पास होने के बाद वो राइट में ही निकल जाएंगे। मिरर का केस होता है तो लौट के आएगी अगर, तो फिर हमें दोबारा देखना पड़ेगा कि ये फाइनल इमेज कहां बनाएगा। ओके, सो दिस इज सिंपली रिफ्रैक्शन का केस है, सो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर उधर कहीं निकल जाएगी, उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर पर आएगा। सो लिस्ट 2 को, एंट्री 2 को अगर हम मैच करें, सो इट सेज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस 2, तो एंट्री 2 को R से हम मैच कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। अब थर्ड एंड फोर्थ को भी जल्दी हम चेक कर लेते हैं। थर्ड में भी हमें वही दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, इस वाले लेंस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, एंड देन जो प्लेनो कॉन्केव है वो इमेज कहां पर बनाएगा, 1/v, अगेन दिस इज प्लस, सो 1/15 इज इक्वल टू -1/20 और 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/15, सो यहां से अगर हम एलसीएम लें, दिस इज 60, so -3 plus 4, this is equal to 1/60, that means v is equal to plus 60 सेंटीमीटर। तो इस वाले लेंस से 60 सेंटीमीटर पर राइट साइड में इमेज बनेगी which is in entry Q। सो थर्ड को हम Q से मैच करा सकते हैं which is given in option A। नाउ फोर्थ एंट्री को हम चेक कर सकते हैं, यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन है। अब यहां पर ये लेंस कॉन्केव हो गया है, इक्वी कॉन्केव है, सो हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा। तो पहले इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। 1/v, u की जो वैल्यू है यहां पर वो माइनस लेंगे, सो 1/20 इज इक्वल टू 1/f, दैट इज -1/20, ये उधर चला जाएगा -1/20, दैट मीन्स -2/20, और v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ये आएगा। सो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो -10 सेंटीमीटर पर यहां कहीं होगा ऑब्जेक्ट, सॉरी पहले लेंस की जो इमेज होगी वो जो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो यहां कहीं रखा हुआ है, दैट मीन्स कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे ये 5 + 10 टोटल 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक, नाउ 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स उसकी इमेज कहां बनाएगा, 1/v, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है सो प्लस हो जाएगा, 1/15 is equal to 1/10, so 1/v is equal to 1/10 minus 1/15, so LCM अगर हम 30 लें, so this is 3 minus 2,
सो 1/30 आ जाएगा। सो v की वैल्यू जो आएगी ये प्लस 30 सेंटीमीटर आएगी। सो जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, लेंस 2 फोर्थ एंट्री में वो राइट साइड में 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनाएगा, which is in entry T. Final image is formed at 30 centimeter on the right side of lens 2, जो ऑप्शन 1A में दे रखा है। सो हमारा A ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो ये हो गई हमारी बात कंप्लीट पेपर 1 की। टोटल 18 क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इस पेपर में काफ़ी कुछ है। यहाँ पर एक चीज़ हम जो नोट कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा लाउड है इस पेपर की, कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। फंडामेंटल आइडियाज जितने ज़्यादा आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे आपको क्वेश्चंस करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। ओके, सो दिस इज पेपर 1। अब हम मिलते हैं फिजिक्स पेपर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।